हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा के इस नए एपिसोड में। और आज हम साथ हैं डॉक्टर परमात्मा मिश्रा सर के, जो कि सर लगभग 20-22 साल से मीडिया फील्ड में हैं, एकेडमिक में हैं और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। तो आप किसी भी तरह की चीज़ें जाननी हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अभी और कई सारे पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड कर चुके हैं। तो चाहे आपको रिसर्च से संबंधित पूछना हो, आने वाली संभावनाओं के बारे में बात करनी हो, सर से आप मिल सकते हैं और हमसे भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो सर से और आगे की चीज़ों पे बिल्कुल बात करेंगे। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू हमारे इस पॉडकास्ट में। श्वेता, आप सभी को शुभकामना। और यह एक जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। थैंक यू सर। तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, जो भविष्य में मीडिया में आना चाहते हैं या जो रिसर्च करना। तो सबसे पहले है कि जब मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एक तरह से सब्जेक्ट है, तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन से कितना अलग है? जो परंपरागत शिक्षा है यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन, वह थियरी बेस्ड एजुकेशन यानी कि सैद्धांतिकी पे उसमें ज़्यादा जोर है। लेकिन मीडिया एजुकेशन की जहाँ तक बात है, मीडिया एजुकेशन सिद्धांत के साथ यानी कि थियरी के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखता है। प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, और हम जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, व्यवहारिकी की बात करते हैं, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो ब्रॉड हो जाता है। तो सिद्धांत तो किसी भी विषय को जानने का मूल है ही, लेकिन जब तक सिद्धांत को हम व्यवहार में नहीं लाएंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं लाएंगे, तब तक जो है हम उसको विस्तृत तौर पे, व्यवहारिक तौर पे उसको धरातल पे नहीं उतार सकते। तो मीडिया एजुकेशन जो है थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तकनीकी का जो है उसमें समावेश है। तो तकनीकी ज्ञान पर आधारित, प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिकल के नॉलेज के अलावा फील्ड वर्क जो है करके, यानी कि करके सीखना इसमें महत्वपूर्ण है थियरी के साथ। सर जैसे आपने बोला कि थ्योरी किसी भी चीज को समझने के लिए मूल है जी। तो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं या जो कई बारी फैसिनेटिंग देख करके मीडिया, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, फिल्म अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को बैलेंस करके कैसे अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं? देखिए, थियरी जैसे बताया कि वह जानना महत्वपूर्ण है। जब तक आप थियरी नहीं जानेंगे और तो आप जो है उसको व्यवहारिक तौर पे वो उतार नहीं सकते। तो बैलेंस यही है कि आप पहले थियरी को जानें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि न्यूज वैल्यू की, अगर न्यूज वैल्यू नहीं जानेंगे तो उसको हम जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो जानना महत्वपूर्ण है। और उसको जो है समय जैसे हम थियरी को देते हैं, तो अब जो है चूंकि जॉब ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड चीज़ें हो गई हैं, तो इस पर जो है व्यवहार पे यानी कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हम थियरी को भी साथ में लेके चलें और जो है प्रैक्टिकल को ज़्यादा अपनाएं, उसको ज़्यादा जो है इनोवेट करें, उसको ज़्यादा जो है व्यवहार में लाएं। सर रिसर्च ओरिएंटेशन मीडिया स्टूडेंट के लिए कितनी आवश्यक? देखिए, रिसर्च ओरिएंटेड महत्वपूर्ण इस नाते है कि मीडिया के आज जो है बहुत सारे डायमेंशन हैं, ठीक है। मीडिया में आज जो है जो मीडिया शिक्षा है वह आज बहुत सारे, जैसे कि हमको ये जानना होगा कि आखिर में ऑडियंस का क्या परसेप्शन है। ऑडियंस को समझने के लिए, जानने के लिए रिसर्च महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल को, कम्युनिकेशन बिहेवियर को समझने के लिए रिसर्च महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज चूंकि पब्लिक रिलेशन है या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो समाचार की गुणवत्ता को लेकर के आज चूंकि बहुत सारे जो है जो सोशल मीडिया हैं वहाँ से
जो आज फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है, जो आज बोलबाला बढ़ा है। ऑथेंटिक हो जाता है। हाँ, तो उस चीज को जो है हम कैसे जो है ऑथेंटिक की पहचान करें, जो प्रमाणिक चीजें हैं, जो सत्य चीजें हैं, उसकी पहचान करने के लिए, जानने के लिए रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो है मीडिया एजुकेशन में भी आप देखिए कि किस तरह से बहुत सारे जो उसके मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम है, उसको लेकर के जो है रिसर्च हो रहा है, ताकि जो है एक जो कोलिब्रेशन है, जो एक तरीके से कनेक्शन है विभिन्न विषयों से, उसको समझा जा सके, जाना जा सके। जैसे आपने देखा कि मीडिया में क्या होता है, ये लोग फैशन देख करके, मीडिया है, कैमरा, लाइट, एक्शन, ये सब देख करके आ जाते हैं कि एंकर है, टेलीविजन पे न्यूज़ पढ़ रहा है, बट कई बारी वो न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती, जैसा कि जी। सर ने बोला, और इसके लिए रिसर्च आवश्यकता है। जो भी आपको डेटा मिले, आप पहले उसको जाके वेरीफाई करें कि जो डेटा मिला है वो सही है, और इसके लिए आपको रिसर्च जानना आवश्यक है। जी। कई स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में आते हैं, वो अलग अलग टॉपिक या कुछ आसान है या कुछ कुछ यूनिक करना है, तो इन सब चीज़ों में डायरेक्शन लूज कर देते हैं। जी। तो उनको अगर उनको एक अच्छा रिसर्च करना है, तो उनको किस तरीके से अपने स्पेसिफिक जो एक टाइटल है या ऑब्जेक्टिव है, उसको फोकस करते हुए काम करना चाहिए कि डायरेक्शन ना लूज हो उनका। देखिए मीडिया एजुकेशन में जो रिसर्च है, वो रिसर्च जैसे बताए कि विभिन्न विषयों को, चूंकि यह जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को रखता है, और मीडिया में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जो है सब्जेक्ट को या टॉपिक को आइडेंटिफाई करना। जैसे रिसर्च में जो उसकी प्राइमरी लेवल पे यही बताया जाता है कि अगर आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिए, टॉपिक को एक जो है अच्छे विषय का चुनाव कर लिए, तो आपका काम जो है, आपका रास्ता जो है आसान हो जाता है। तो उस पर महत्वपूर्ण है कि हम विषय को किस तरह से जो है चुनते हैं, विषय का चुनाव कैसे करते हैं। विषय का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। तो विषय के चुनाव में बहुत सारी सावधानियां बरती जाती हैं कि हम जो है अ, उससे संबंधित क्या लिटरेचर उपलब्ध है कि नहीं है, उस पर कोई काम हुआ है कि नहीं काम हुआ है। इसके अलावा जो है यह भी देखा जाता है कि उसका क्या रिलेवेंसी है, किस तरह की उसकी समय सोशल वर्तमान समय रेलेवेंसी। में जो है प्रासंगिकता है, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस बिंदु पर फोकस करके हम विषय का चुनाव कर सकते हैं, और मीडिया एजुकेशन में रिसर्च की बहुत सारी संभावना है, और वह ब्रॉड लेवल पे है। तो हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, तो वह भी हम देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है, देखिए रिसर्च बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस रिसर्च का, उस शोध का समाज के लिए क्या उपयोगिता है, ये भी जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी फोकस करना चाहिए हम जो है रिसर्च के टॉपिक का चुनाव करते समय। सर, जैसे आपने कई बार इस चीज़ को बोला जी। कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जी, जी। तो मीडिया और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, जी। कितना महत्वपूर्ण है? जैसे कहा जाता है कि मीडिया जो है जैक ऑफ ऑल है, ठीक है? यानी कि विषय जो है मीडिया में केवल यही नहीं बताई जाती है, इस सूचना कैसे जो है डिलीवर करना है, या कैसे जो है सूचनाओं को जो है किन किन रिसोर्सेज से लेना है, क्योंकि यह ऐसा विषय है जो राजनीति की भी बात करता है, भूगोल की भी बात करता है, दर्शन की भी बात करता है, जितने भी विषय हैं वो सब की जो है इसमें बात होती है। और उन विषयों को, उन बातों से अगर हम देखें, उन विषयों को कनेक्ट करके देखें, तो वह सभी विषयों में जो है मीडिया यानी कि जो कम्युनिकेशन है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप कितना हो अच्छा जो है कोई रिसर्च किए, साइंस में कोई रिसर्च किए, लेकिन उस रिसर्च को अगर लोगों तक पहुंचाना है, तो वो किसके द्वारा हो सकता है? वो मीडिया के द्वारा, वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही हो सकता है। तो वो इस रूप में उसको आपको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, या जो है हम इन्वायरमेंट
की बात करें, देखिए आज इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म पे बहुत सारा काम हो रहा है, जी। जो पर्यावरण पत्रकारिता पे बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि जो है पर्यावरण के बारे में लोगों की समझ विकसित करने के लिए इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म जरूरी है। आवश्यक। इसके अलावा डेटा जर्नलिज्म पे आज बहुत बात हो रही है, क्योंकि जो है डेटा जो है आज महत्वपूर्ण हो गया है हर चीज में, ठीक है, तो उस पर बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि यह बहुविषयी जो है एक जो है अप्रोच रखता है मीडिया। तो बहुत सारे विषय हैं, इससे कनेक्ट करके इसको देखा जा सकता है। सर जैसे मेरा एक चलता है रिसर्च गॉसिप, उसमें ही है, जी जिसमें रिसर्च स्कॉलर से हम बात करते हैं, जी जी तो उस पे वो अपनी समस्याएं कभी टाइटल सिलेक्शन या रिसर्च पेपर राइटिंग जी इससे संबंधित वो बताते रहते हैं। जी आपने ऑलरेडी कई स्कॉलर को गाइड किया है, जी जी तो जब कोई स्कॉलर पहले शुरू में रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करता है, जी तो क्या ज़्यादातर चैलेंजेस वो फेस करते हैं? क्योंकि आपके सामने आता है रिव्यू के लिए, आपको दिखता होगा क्या गलतियां वो करते जी हैं, जी तो क्या क्या गलतियां बेसिकली रहती हैं? देखिए बेसिकली जो एक तो टॉपिक आइडेंटिफाई महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी लगता है कि वो टॉपिक ही सही से उसको चुना नहीं गया है। हम जो भी विषय चुने, चूंकि रिसर्च का जो एरिया है और रिसर्च का जो टाइम है, मतलब आप रिसर्च किस पर्पज के लिए कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप पीएचडी के दृष्टि से रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास समय पूरा होता है, उसके हिसाब से टॉपिक का चुनाव करना। आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए एक टॉपिक का चुनाव करना, आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए टॉपिक का चुनाव करना, इस सभी में डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि हमारा जो है रिसर्च के लिए हम किसके लिए जो है रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो उस एंगल रिसर्च को जो है, समझना होगा। हाँ उस बात को पहले महत्वपूर्ण है कि उसको समझा जाए। क्योंकि रिसर्च में क्या है कि टाइम है, आपका पैसा भी लगता है, समय के साथ साथ उसमें जो है पैसा भी लगता है, और इसके अलावा जो है जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज पे भी फोकस करना चाहिए कि रिसोर्सेज हमारे पास कितना है। तो रिसोर्सेज पर ध्यान देते हुए आपको टॉपिक का चुनाव करना है। तो टॉपिक से भी पहले ही पता चल जाता है कि ये टॉपिक किस तरह का है, तो उस पर भी जो है कभी कभी जो है ज़्यादा सजेशन देना पड़ता है, ज़्यादा उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो है अगर कोई ये पता चलता है कि उसमें लिटरेचर रिव्यू काफ़ी जो है वीक है उसका, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा जो है उसका डायमेंशन है कि लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है कि वह विषय जो है आखिर में उस पर कोई काम हुआ है कि नहीं काम हुआ है, और क्या किस तरह का एरिया बनता है, किस तरह का डायमेंशन जो है उस रिसर्च को लेकर के फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है, वो लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। तो लिटरेचर रिव्यू आपका वीक नहीं होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू पे काफ़ी अच्छा वर्क होना चाहिए। उसके अलावा जो है फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो रिसर्च टॉपिक रिसर्च को लिखने का, मान लीजिए कि आप चैप्टर पीएचडी के लिए चैप्टराइजेशन को लेकर के, उसके अलावा जो है मान लीजिए रिसर्च पेपर है तो उसको कैसे जो है आप उसका फॉर्मेशन करें, तो उस पर भी समस्याएं आती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी, उसको डिप में यहाँ पे नहीं कम समय में बताया जा सकता, लेकिन ये जो मेजर इश्यूज आते हैं वो इस रूप में आते हैं। सर एक चीज़ है प्लेगरिज्म हम्म, और एक ओरिजिनल रिसर्च, जी ठीक है। अब प्लेगरिज्म के लिए अभी तो एआई डिटेक्शन और बहुत सारे जी अपडेट करते हुए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। हम्म, ये जो महत्व है ओरिजिनल रिसर्च का, तो इसको आप कैसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? कितना महत्वपूर्ण है ओरिजिनल रिसर्च का जी। होना? देखिए प्लेजरिज्म रिसर्च यानी कि जिसको सामान्य भाषा में हिंदी में उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। तो ये तो किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी एकेडमिक के लिए वह एक तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही मनाही है, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए दूसरे के चीज़ों को अपने नाम से छपवाने की कोशिश करते हैं, और उसका डिडक्शन जो है हम इस रूप में देखते हैं, उसको डिक्टेट करने के लिए जो है
बहुत सारे आज इसी नाते जो है सॉफ्टवेयर जनरेट है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लेकिन आप ये भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी होते हैं जिसको डिक्टेट जो है आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं कर पाता, और वह जो है प्लेजरिज्म उसमें होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर उसी चीज को जो है डिक्टेट कर पाता है, जो चीजें जो कंटेंट डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं, और खास करके जो पुराने साहित्य हैं, पहले के साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, तो उसमें से अगर कोई जो है अपने चीजों को अपना लेता है, तो अब आप उसको कैसे डिक्टेट करेंगे? तो वह भी बड़ी समस्या है। तो प्लेजरिज्म तो एक तरीके से रिसर्च के लिए, शोध के लिए अभिशाप है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एथिक्स के वो खिलाफ है, मोरलिटी के खिलाफ है। एक चीज और समस्या और आ रही है कि जी। जब एआई आ गया है तो कई बारी मैंने खुद फेस किया कि हमने खुद लिखा वो लाइन, और जब हम एआई से चेक करते हैं तो वो लिख करके आता है 40% एआई जनरेटेड, जबकि पूरा खुद से लिखा हुआ है। उसको एडिट करते जाओ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी थोड़ा सा अगर आप जो फैसिनेटिंग वर्ड है, जी। अच्छा लग रहा है ये वर्ड हम यूज कर जी। लेते हैं, तो वो एआई जनरेटेड दिखा देता है। हाँ, ये समस्या है, और इस पर हालांकि काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के पॉइंट आउट किया है कि यह जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, देखिए एआई क्या है कि उन्हीं चीज को पकड़ता है जो बहुत सारे पॉपुलर जो है वो हो चुके हैं, और उसको बार बार यूज अगर कोई कर रहा है तो उसको भी दिखा देता है। तो हालांकि उस सॉफ्टवेयर को और रिफार्म करने का, टेक्नोलॉजी को और जो है इनोवेट करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की समस्याएं ना आए। यह रिसर्च को और ज़्यादा वीक बनाता है, और वह जो रिसर्चर है उसके लिए भी जो है समस्या है कि वो अच्छा काम कर रहा है, फिर भी जो है इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही। तो यह एक टेक्नोलॉजिकल जो है डिसएडवांटेजमेंट है, जिसको हम इनोवेट करके अच्छा कर सकते जैसे हैं। आपने कहा कि प्लेगरिज्म एक अभिशाप है और हम्म। एथिकल नहीं है वो, हम्म। तो रिसर्चर के लिए एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। को समझना कितना आवश्यक है जब वो रिसर्च में आ रहा है, पीएचडी करना चाह रहा है। इसी नाते जो है अब जैसे जो शोध हो रहे हैं, तो पहले क्या था कि गाइड तैयार, अगर एडमिट की बात करें तो गाइड अलॉट हो जाते थे, और जो है रिसर्च शुरू हो जाता था। उसके बारे में बताना, पढ़ाना, इसी नाते कोर्स वर्क की जरूरत पड़ रही है कि 6 महीने में आप पहले बता दें कि उसको इथिक्स बता दें, रिसर्च के टूल्स और टेक्निक बता दें, पूरा जो प्रोसेस है रिसर्च का वो बता दें, क्योंकि एक रिसर्चर को पहले ये जानना होगा कि इसका इथिक्स क्या है, इसकी मोरलिटी क्या है। ठीक है, आखिर में जो ट्रुथ का इनपुट है और आउटपुट है वो कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको बताने समझाने के लिए इसी नाते यूजीसी ने, सरकार ने भी जो है इस पर जो है कोर्स वर्क पर जोर दिया कि पहले एक रिसर्चर जो है विशुद्ध रूप से ये जान ले कि उसके लिए वह केवल एक विषय पर अध्ययन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उस विषय की जो मोरलिटी है, उस विषय को लेकर के जो एक हॉनेस्टी है, वह कितना मायने रखता है। ठीक है, और जब तक जो है हम एक प्योर, अगर जो रिसर्चर है, जो अच्छा, जो गुड रिसर्चर है, उस रिसर्चर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसी नाते जो है आप देखिए ये हर जगह जो कोर्स वर्क में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है कि यहाँ तक कि फिलॉसफी को भी पढ़ाया जाता है, दर्शन को भी पढ़ाया जाता है। इस शोध की को डीपली समझने के लिए क्यों हमको जो है अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। सर एक टर्म है क्रिटिकल थिंकिंग, जी। हालांकि बहुत सारे टर्म्स हैं हाँ। और वीडियो शॉर्ट है तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जी। क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि रिसर्चर जब आता है जी। तो ये टर्म उसको समझने में, मतलब आप बता रहे हैं कि आपका जो पेपर ऐसा होना चाहिए, थीसिस इस तरीके का होना, वो समझ नहीं पाते, वो जी। उसमें कंफ्यूज होते थे। सिंपल शब्दों में जी, आप बता। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो बहुत सारी आलोचनाएं आती हैं, शायद बहुत सारे ऐसे
विषय आते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है चीजें आती हैं, उन व्यवस्थाओं से, उन चीजों से, उन आलोचनाओं से प्रभावित हुए बिना, उससे इफेक्ट हुए बिना हम जब कोई एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जो है किसी चीज पर सोच विचार करते हैं, उस पर जो है थिंकिंग करते हैं, तो वह जो है क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिक पर बात करता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको आए और बिना सोचे समझे उसको आप जो है एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। कोई चीज आपके पास आ रही है तो उसके बारे में पहले आप सोचें, गहराई से विचार करें, डेप्थ में जाकर के जो है उस पर जो है देखें, और तब जाकर के उसको एक्सेप्ट करें या लोगों को उसके बारे में बताएं। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे इसको हम बता रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। आज मीडिया में क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से खूब ऐसी सूचनाएं आती हैं जो गलत होती हैं, जिसको हम फेक न्यूज बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब कोई सूचनाएं आपके पास आती हैं और उस सूचनाओं को बिना सोचे समझे आप लोगों को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। और इसी तरह से आपके पास आया और आप जानबूझ करके उसको डिलीवर कर दिए, तो डिस इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। तो जब ये सारी चीजें, जब आप उसका कोई उसमें जो है आपके विचार का, उसमें आपके लॉजिक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत दूर दूर का वास्ता होता है। लेकिन जब कोई चीज आपके सामने आती है और उस पर बहुत ही आप गहराई से तार्किकता के साथ जो है विचार करते हैं और तब उसको एक्सेप्ट करते हैं या डिलीवर करते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है आज के दौर में, आज के परिवेश में, कि आप किस क्रिटिकल थिंकिंग करें, खास करके रिसर्च के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज को क्या चाहिए, ट्रुथ चाहिए, ओरिजिनल चीजें चाहिए, और तब तक जो है क्योंकि इन्फ्लुएंसेस ज्यादा हैं आज जो है, मीडिया इतना बहुआयामी है, सूचनाओं के आने के इतने स्रोत हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंसेस ज्यादा है, और इन्फ्लुएंसेस जो है वो अगर जो है उस नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो यानी कि आपने जो है बिना क्रिटिकल थिंकिंग किए ही चीज़ों को समझ लिया और जान लिया और डिलीवर कर दिया। तो इस नाते क्रिटिकल थिंकिंग सर, महत्वपूर्ण। आपने स्टार्टिंग से मीडिया में जो स्टूडेंट आना चाहते जी, हैं, जी। फील्ड में जाना चाहते हैं और एकेडमिक में आना चाहते हैं, साथ में रिसर्च करना चाहते हैं, इन सभी को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लास्ट में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको जो मीडिया में आकर के प्रोफेशनल स्टडीज जैसे एडवर्टीजमेंट, पीआर या जी, पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, और साथ में उनके लिए भी जो एकेडमिक या रिसर्च में आना चाहते हैं? जी। देखिए, मीडिया का जो एक विषय, मीडिया एक ऐसा विषय है, एक उभरता हुआ ऐसा विषय है, चूँकि ऐसा नहीं आज से पत्रकारिता रही है, आज से मीडिया रही है। मीडिया तो मनुष्य के अस्तित्व में आने के साथ ही जो है सूचनाओं का प्रवाह होता रहा है। जब बालक पैदा होता है तभी से जो है वह जो है रोदन करता है, तो यानी कि कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है। तो कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, और इन्वायरमेंट तो हमेशा ही था, जी, प्रकृति हमेशा जी, ही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मीडिया अब जाकर के, चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी समुन्नत हुई है, तो उसके नाते इसमें विस्तार हुआ है, और वह विस्तार की वजह से आज देखिए कि जो है हायर एजुकेशन के लेवल पे तो जो है मीडिया के विषय को पढ़ाया ही जाता है। साथ ही साथ अब जो है हाई स्कूल और इंटर लेवल पे भी जो है कम्युनिकेशन को पढ़ाया जाने लगा है। तो यानी कि एकेडमिक में विस्तार हुआ है। इसके अलावा जो है आप फील्ड में आप देखें तो पहले केवल प्रिंट मीडिया थी, ट्रेडिशनल मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। आज जो है डिजिटल के इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो वो प्लेटफ़ॉर्म बढ़े हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि
स्किल और जॉब के लेवल पे भी जो है इसका विस्तार हुआ है। तो और ये आने वाले समयों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे-जैसे लोग जो है और ज़्यादा साक्षर होंगे, लिटरेट होंगे, तो इसका डिमांड और बढ़ने वाला और बढ़ ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस में संभावनाएँ अपार हैं, ठीक है? तो पूरे खुले मन से, खुले दिल से इस में आपको आना चाहिए और आप ये समझिए कि प्रोफेशनलिज्म हो गया है, क्योंकि पहले क्या था, पत्रकारिता मिशन थी, मीडिया मिशन हुआ करती थी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म आज है। तो प्रोफेशन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबको जो है भाई अपने जीवन यापन करने के लिए चाहिए, अर्थोपार्जन चाहिए, तो इसके जरिए आप अर्थोपार्जन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सोशल कंसर्न में बहुत सारे आप काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम हैं जो आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका सोशल से नहीं होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप सोशल से कनेक्शन होता है, समाज से आपका कनेक्टिविटी होता है, तो यह आपके लिए एक जो है बोनस है, ठीक है? आपके लिए यह आपको एक नए रूप में आपको ये समझना चाहिए कि इससे हमको अर्थोपार्जन तो हो रहा है, साथ ही साथ समाज की भी सेवा। आप अच्छा समाचार लिख करके, अच्छा लेख लिख करके, अच्छी जो है कम्युनिकेशन करके जो है आप लोगों को प्रभावित करते हैं आप, और लोग जो है आपके लिखे हुए साहित्य को पढ़ करके, आपके चीज़ों को देख करके, सुन करके बहुत सारी जो है जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये सोशल कंसर्न का भी विषय है। तो इस नाते हम सभी से आह्वान करते हैं, खास करके जो आज मीडिया एजुकेशन में, मीडिया फील्ड में या मीडिया एडमिट में आना चाहते हैं छात्र, मीडिया के विद्यार्थियों को आह्वान करते हैं कि आप आइए और इसके जो स्ट्रेंथ है उसको आप एक्सेप्ट करिए और उसके हिसाब से जो है आप एक्शन करिए, इसमें जो है इन्वॉल्व होइए। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप समय देने के लिए और साथ ही आप सभी देखने वालों को धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट में बताइएगा अगर और कुछ आपसे जानना है, तो हम सर से हम बात करके आपके लिए कंटेंट लेकर आएँगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू।